दोस्तों, आपके सामने जो ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर गौर कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का यूज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहा है हम लोगों का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे नहीं आना चाहिए, क्यों, ऑब्जेक्ट के जगह पे कब आएगा, कौन सी शर्त थी, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बीच में एक और जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूंगा। इंटरप्शन के लिए सॉरी कहता हूं। बिहार बोर्ड के जितने भी हमारे दोस्त इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब को अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो ठीक है, अगर आपकी जानकारी में कोई है तो उन्हें बता दीजिएगा। अपने चैनल यानी कि इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, जो अपना ये चैनल है हम लोग का, इस पे मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। दोनों वीडियो में गेस क्वेश्चंस दिया हुआ, और वो भी बहुत ही मिनिमम, बेयर मिनिमम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको पढ़ के कम समय में, अब तो समय बिल्कुल कम बचा है, इतने समय में भी अच्छा स्कोर गेन किया जा सकता है। उनको जरूर बोलिए एक बार वीडियो देखने के लिए। अभी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, कल से उनके आंसर्स भी लगेंगे। उन वीडियोज में मैंने कहा है, आपको भी कहता हूं, अपने माध्यम से भी आप कहिएगा कि संडे शाम तक उनके सारे आंसर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जरूर देखें। वो गेस क्वेश्चंस मैंने पूरी मेहनत करके पिछले 4-5 सालों के पैटर्न को देख के, रिपीटिशन को देख के, और सारे ओल्ड क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके, और तब मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। कहानी और उसके लेखक, और पोयम और उसके पोएट का मिलान करने वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको कैसे याद रखें, एक गाना के रूप में, एक दोहा के रूप में हमने दिया है। दूसरे वीडियो में वो लास्ट में है, उनको भी वो देखें। आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करें, अगर आप खुद हैं तो आप भी इस वीडियो को देखें, वो इंटर वाला वीडियो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मतलब आम जीवन में हम लोग ऐसा गलती कर ही देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या लिखते हैं, आई नो यू बेटर देन ही और आई नो यू बेटर देन हिम, दोनों में से क्या लिखना सही होगा, आप बताइए। आई नो यू बेटर देन ही लिखना सही है कि आई नो यू बेटर देन हिम? या फिर ये दूसरा सवाल है, सी लाइक्स यू मोर देन मी लिखना सही होगा, या सी लाइक्स यू मोर देन आई, दोनों में से कौन सा सही होगा? आप देखिए, आपके अपने मन में आप सोचिए कि ऐसा कंफ्यूजन है कि नहीं। आमतौर पे हम बोल देते हैं कि नहीं, कि यू आर बेटर देन मी, यू आर नॉट टॉलर देन मी, ऐसा बोलते हैं ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये। तो अब आप बताइए कि आई नो यू बेटर देन ही लिखना सही होगा कि आई नो यू बेटर देन हिम? दूसरा है, सी लाइक्स यू मोर देन मी लिखना सही होगा कि सी लाइक्स यू मोर देन आई, कौन सही होगा? और अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। सी में क्या लिखा हुआ है, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन सी सही होगा कि हर? राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन सी कि राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, कौन सा सही होगा? फिर एक सवाल है, चौथा ये, ही इज टॉलर देन आई सही होगा कि ही इज टॉलर देन मी? अब ये सारे सवालों के जवाब अभी के भी आपको यहां मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी देन के बाद वाले शब्द में आपको समस्या हो कि इधर सब्जेक्टिव केस लगाएं कि ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, देन के बाद मी लिखूं कि आई लिखूं, ये समस्या अगर आपके पास है तो आप इसको ध्यान से देखिए। आज के बाद आपके पास ये समस्या नहीं रहेगी। अगर तुलना देन के बाद हम वही रूप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, देन, यहां जो देन लिखा हुआ है, इसके बाद हम वही रूप लिखेंगे जिस रूप से तुलना हो रही होगी। अब यहां पे ही या हिम में से कौन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ही या हिम की तुलना हो किससे रही है। तो किससे हो रहा है? यू से हो रहा है। कह रहा है आई नो यू बेटर देन ही या हिम, तो ये यू का तुलना यहां जो होगा उससे हो रहा है। अब इस सेंटेंस में देखिए, तो ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये नो जो है वो वर्ब है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से ही होगी, इसलिए यहां पे सब्जेक्टिव केस ही नहीं,
ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, यहाँ पे होगा आई नो यू बेटर देन हिम, हिम सही होगा और ही गलत होगा। इसी तरह से सी लाइक्स यू, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और वर्ब हो गया लाइक करना। तो ये जो यू ऑब्जेक्ट है इसका तुलना ना इससे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से हुआ, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे यू, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज सही होगा, आई का यूज गलत होगा। लेकिन दूसरी ओर सी और डी एग्जाम्पल्स पे हम चलें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि यहाँ राहुल का तुलना इससे हो रहा है। अब सी लिखे कि हर लिखे ये समस्या है, तुलना किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। यहां अगर हर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, लिखना होगा राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। एक्चुअली क्या है, ये जो सी यहां पे लिखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, यहां सी के साथ इज वह भी छुपा हुआ रहता है, यहां इज है तो यहां भी इज, यहां वाज रहता तो यहां भी वाज, ठीक है ना। तो वो अंडरस्टूड रहता है वर्ब, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना ही बेहतर होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा ऑप्शन आ गया कि राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन, अब सी लिखे कि हर लिखे, तो सब्जेक्ट से तुलना हुआ तो सी लिखाएगा और ऑब्जेक्ट से तुलना हुआ तो यहाँ पे हिम लिखाएगा, हर लिखाएगा, मी लिखाएगा। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह से ही इज टॉलर देन, अब ये सब्जेक्ट से ही इधर तुलना चल रहा है, तो सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा, आई सही होगा और मी गलत होगा। यहाँ पे ही इज टॉलर देन आई है ना, आई के साथ एम को अंडरस्टूड माना जाता है कि आप समझ के चलिए कि आई के साथ एम लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है अब ये वाला में कभी नहीं फंसिएगा कि देन के बाद मी लिखें कि आई लिखें। सब्जेक्ट से तुलना होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तुलना होगा तो हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि कुछ शब्द है जैसे लीव, फेवर, रिपोर्ट, एक्सक्यूज, पार्डन, साइट, इन सब के साथ पोसेसिव केस का प्रयोग मत कीजिए। मतलब योर लीव, माई फेवर, हिज रिपोर्ट, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से आड़ा तिरछा जिग्सॉ लाइन हमने दोनों जगह पे कर दिया है। लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, मतलब मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। ये सेंटेंस कहने का अर्थ है कि मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, ऐसा कहने वाला कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो योर लीव आपने लिखा ये इस सेंटेंस को गलत कर देगा। असल में आपको क्या लिखना चाहिए था, असल में आपको लिखना चाहिए था आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। टेक योर लीव जहां आपने लिखा है, जहां पे ये लाइन मारा हुआ है, योर लीव जो आपने लिखा वहां पे आपको क्या लिखना चाहिए था, लीव ऑफ यू। या फिर लिखा हुआ है माई सेपरेशन इज क्वाइट पेनफुल फॉर मी, माई सेपरेशन, अपना ही सेपरेशन पेनफुल होता है, तो माई सेपरेशन नहीं, यहां से माई को हटा दीजिए और क्या लिखाएगा, सेपरेशन इज क्वाइट पेनफुल फॉर मी। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द लिखे हुए होते हैं, जो पीडीएफ दिया हुआ है लिंक में, ध्यान रखिए। अभी तक अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या प्रोनाउन का पहला ही वीडियो में थ्योरी का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, वहां भी मिल जाएगा आपको। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसमें और सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं अगले पॉइंट की ओर आपको लेके चलता हूं। लिखा हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस को बनाने का हमने आपको तरीका सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए डेफिनेशन वाले में। सम, एवरी, एनी, नो, बडी, वन, थिंग से कनेक्ट करके हमने बनाया था समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग और नोबडी, नो वन, नथिंग। ये जितने भी हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस उन्हें कहा जाता है, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन जो हमने अभी आपको गिनाए उनको कहा जाता है कॉमन जेंडर प्रोनाउंस।
मतलब पुरुष के लिए भी वही लिखाता है, महिला के लिए भी वही। जैसे कोई महिला भी दरवाजे पे खटखटा रही है, आप गए दरवाजा खोले, बोले कि हाँ जी कौन, बताइए किससे काम है, तो वो महिला बोलेगी कि बाबू पिताजी हैं आपके घर में, तो आप आके कहिएगा कि कोई आपको बुला रहा है। कोई आपको बुला रहा है मतलब क्या हुआ, समबडी इज कॉलिंग यू या समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज लुकिंग फॉर यू, आपको ढूंढ रहा है। तो वो जो समवन हमने लिखा वो लेडीज रहे कि जेंट्स रहे, मैस्कुलिन जेंडर रहे कि फेमिनिन जेंडर रहे, सबके लिए वही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन जेंडर प्रोनाउंस। तो समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब जो रहता है उसको कॉमन जेंडर प्रोनाउन हम कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अब क्या है, समवन इज कॉलिंग यू में चूंकि आप नाम नहीं जानते हैं नाउन का, समवन इज कॉलिंग यू आप कब बोलिएगा, इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन क्यों कहा गया, हमने डिफिनेशन में भी आपको बताया क्यों, क्योंकि इसका नाम हम नहीं जानते हैं। नाउन कौन है, कौन बुला रहा है पापा को, ये मुझे पता नहीं है, हाँ कोई ना कोई तो बुला रहा है, दरवाजे पे है, तो इसलिए हमने कहा समवन इज कॉलिंग यू। अब उसका नाम तो हम जानते नहीं है, इसलिए समवन चाहे समबडी लिख दिए। अब कहा जाएगा कि कौन है, तो बोलोगे कि उसका चेहरा थोड़ा काला है ना, तो उसका, अब किसका, तो जब पोसेसिव केस इसका उसका बोलना शुरू करते हैं तो इन कॉमन जेंडर्स प्रोनाउन के लिए फिर हम ही या सी का यूज मैक्सिमम जगह कहा जाता है कि ही के रूपों का, ही के रूपों का मतलब सब्जेक्ट में लिखिएगा तो ही, ऑब्जेक्ट में हिम, पोसेसिव केस में हिज, रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, ऐसा मतलब ही के रूपों का यूज किया जाता है। या आप सी का रूप भी अगर जेंडर क्लियर है तो कर सकते हैं, जेंडर क्लियर नहीं है तो हमेशा ही का ही यूज होना चाहिए। जैसे एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग होता है ना, सब के लिए एवरीवन का यूज करते हैं। अब सेंटेंस अगर लिखा हुआ रहेगा एवरीवन शुड वर्क फॉर देयर फैमिली, तो एवरीवन मतलब तो प्रत्येक होता है, सब की बात हो रही होती है, लेकिन एवरीवन शुड वर्क फॉर देयर फैमिली, तो देयर लिखना गलत हो जाएगा, हमें किसका रूप लिखना होगा, ही का रूप। तो जहां देयर लिखा हुआ वहां पे हिज लिखना पड़ेगा। जैसे लिखना होगा कि प्रत्येक लोग अपना अपना सामान देख ले, या प्रत्येक लोग अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो हम क्या लिखेंगे, एवरीबडी नीड टू वॉच हिज ओन गुड्स, everybody is wanted to take care of his own goods by himself। प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान का सुरक्षा खुद करना है, स्वयं करना है, तो कहेंगे एवरीबडी इज नीडेड टू गार्ड हिज गुड्स बाय हिमसेल्फ, इस तरह से हम लिखेंगे। तो हिज और हिमसेल्फ का यूज किया हमने, देम और देमसेल्व्स का और देयर का यूज, माने दे के रूपों का। देखने में हमें एवरीवन एवरीबडी प्लूरल लगता है, समवन समबडी तो फिर भी सिंगुलर, लेकिन फिर भी अगर प्लूरल का भान आपके दिमाग में प्लूरल जैसा हिंट आ रहा है तो इससे समझिए ये हमेशा सिंगुलर में जाता है। जितना भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है डिफिनेशन में आप फिर से देख लीजिए, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, ये जितना भी है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो कभी भी उसके लिए देयर या देम या दे का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम ही सी वाले टर्म में, और मोस्ट प्रोबेबली हमेशा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मोर ऑफन हम लगभग हमेशा किसका यूज करते हैं, ही का यूज, ही के रूपों का यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं और अक्सर यहाँ और यहाँ गलती करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं लाता हूँ आपके लिए ईच अदर और वन अनदर का यूज। ईच अदर और वन अनदर को कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल माने क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या हुआ कि जैसे राम श्याम को जानता है तो श्याम भी राम को जानता है, राम श्याम को मानता है तो श्याम भी राम को मानता है, राम श्याम की मदद करता है तो श्याम भी राम की मदद करता है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सिचुएशन, है ना। उसको कहते हैं आपस में, हिंदी में उसके लिए क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल को म्यूचुअलिटी, म्यूचुअली माने परस्पर संबंध दिखाना हो कि इसका जो है वो उसका भी और उसका जो है वो इसका भी है, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है वाला कहानी है।
तो उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर का यूज होता है, जिसमें ईच अदर सिर्फ दो नाउन के लिए होता है और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही वन अनदर लिखेंगे और ईच अदर हमेशा दो के लिए ही। लेकिन अगर यू वी दे लिखा रहे, चाहे द बॉयज द प्लेयर्स द मैन लिखा रहे, अब बॉयज तो हम दो में भी लिखते हैं, दो से ज्यादा में भी लिख सकते हैं, प्लेयर्स दो को भी लिखते हैं, दो से ज्यादा को भी लिखते हैं, प्लूरल बनना तो दो से ही शुरू हो जाता है। तो वैसा नाउन प्रोनाउन रहे जहां पे पता ही नहीं चले कि दो की बात कर रहा है कि दो से ज्यादा की, तो वहां ईच अदर भी सही होगा और वन अनदर भी। इन बातों को मैं इस स्लाइड में लिख देता हूं। ओके, इन्हीं एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो ही होते हैं, है ना। परस्पर संबंध दिखाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। तो ईच अदर का यूज सिर्फ दो नाउन के लिए होता है और वन अनदर का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए। कभी भी दो या दो से कम के लिए वन अनदर और कभी भी दो से ज्यादा के लिए ईच अदर। दो से कम के लिए तो दोनों में से किसी का नहीं होता है, ये मिनिमम दो के लिए और ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए। लेकिन सब्जेक्ट से अगर पता ही नहीं चले कि बात दो की है कि दो से ज्यादा की, तब आप दोनों में से कोई भी लगा दीजिएगा तो काम चलेगा। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे राम और श्याम क्लियरली लिखा हुआ है ना, दो नाम, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? ईच अदर। फिर लिखा हुआ है बोथ ऑफ अस, तो बोथ का यूज किसके लिए किया जाता है? दो दिखाने के लिए। संख्या कितना दिखाया जाता है? दो। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ ऑफ अस लिखा है तो इसमें भी हमने क्या लिखा है? ईच अदर। फिर तीसरा एग्जांपल में आप देखिएगा कितने नाम है? राम, श्याम, मोहन एंड सीमा, चार नाम है। तो टोटल नाउन्स की संख्या हो गई दो से ज्यादा। दो से ज्यादा के केस में हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा? राम, श्याम, मोहन एंड सीमा आर टॉकिंग टू वन अनदर। राम, श्याम, मोहन और सीमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे नाउन की संख्या दो से ज्यादा बढ़ी तो वन अनदर, और पहला दोनों एग्जाम्पल में दो की बात हो रही है तो हमने क्या लिखा? ईच अदर। लेकिन अब आप देखो, लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, है ना। अब द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास के बदले मैं लास्ट में लिखता हूं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, दीज स्टूडेंट्स लिख देता, है ना। मैं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास यहां पे लिखा, इसके जगह पे मैं लिखता दीज स्टूडेंट्स, तो दोनों में क्या अंतर होता पता है? दीज स्टूडेंट्स ये शब्द का इस्तेमाल हम दो के लिए भी कर सकते हैं। राम और श्याम दो विद्यार्थी हैं तो दीज टू के लिए भी करते हैं ना। दीज टू हम लिखें तो मेरी मर्जी, दीज स्टूडेंट्स भी खाली लिख के छोड़ सकते हैं। तो अगर दीज स्टूडेंट्स लिखेंगे तो ये दो के को भी सूचित करेगा और दो से ज्यादा को भी सूचित करेगा संख्या में। तो इस केस में दीज स्टूडेंट्स लिखने पर हम लिख सकते हैं हेल्प ईच अदर भी और हेल्प वन अनदर भी। लेकिन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लिख दिए। अब ऐसा कोई भी क्लास होगा क्या जिसमें दो ही विद्यार्थी होंगे? नहीं ना। क्लास की बात हो रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे क्लास मतलब दो से तो ज्यादा ही विद्यार्थी होगा। 10, 20, 50, 100 का क्लास रहता है, तो दो से ज्यादा क्लास के चलते इसका स्टूडेंट्स का मतलब हो गया दो से ज्यादा। स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स तो हम दो में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लिख दिया, इस क्लास के विद्यार्थी मतलब क्लास के सारे विद्यार्थियों की बात कर रहा है, तो फॉर श्योर ये दो से ज्यादा का बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ? वन अनदर। यहाँ पे ईच अदर लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखें दीज बॉयज, तो दीज बॉयज हम दो के लिए भी लिख सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ ईच अदर का यूज करेंगे तो भी सही होगा और वन अनदर का यूज करेंगे तो भी सही होगा। इसी प्रकार दे हेल्प ईच अदर और वन अनदर। दे मतलब कितने लोग? दो या दो से ज्यादा के लिए तो हम दे लिख देते हैं थर्ड पर्सन में, तो ये दो को भी दिखा रहा है, दो से ज्यादा को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर ईच अदर का यूज करें तो भी सही होगा और वन अनदर का भी यूज करें तो भी सही होगा। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज था आपके लिए, ईच अदर और वन अनदर का यूज। अब आगे जो यूज आने वाला है वो बताएगा कि कब कहां किन प्रोनाउंस को किसी भी सेंटेंस को लिखते वक्त किन
कैसा प्रोनाउन को किस फॉर्म में यूज करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला जो वीडियो आएगा वो इन्हीं प्रोनाउन का यूज से रिलेटेड रहेगा। अगला वीडियो प्रोबेबली प्रोनाउन के यूज का लास्ट वीडियो होगा। तो अभी तक में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई समस्या हो रही है, तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के यहीं पे हम अंत करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।